Ionic solids, ionic ठोस, लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल, सीमांत त्रिज्या अनुपात नियम। ये नियम विभिन्न त्रिज्या अनुपातों के हिसाब से उनकी ज्यामिति को समझाने के लिए है। यहाँ पर सीमांत संरचना में धनायनों व ऋणायनों की सीमाएं आपस में सटी हुई होनी चाहिए। ये सीमाएं जब सटी हुई होंगी तो इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होगा। न्यूनतम प्रतिकर्षण बल इनके आयनों के मध्य में होना चाहिए। यानी ऋणायन और ऋणायन और एक धनायन का दूसरे धनायन के प्रति, एक ऋणायन का दूसरे ऋणायन के प्रति लगने वाला प्रतिकर्षण बल है वह न्यूनतम होना चाहिए और धनायन और ऋणायन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है वह अधिकतम होना चाहिए। यानी एक क्लोज पैकिंग के रूप में यह संरचनाएं होनी चाहिए जिसमें कि न्यूनतम प्रतिकर्षण बल आयनों के मध्य में आपस में हो। जैसे उप सहसंयोजन संख्या 2 के लिए स्थायी संरचना रेखीय होगी, क्योंकि रेखीय होने पर ही इन दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य में 180 डिग्री का कोण होने पर न्यूनतम प्रतिकर्षण बल होगा। इसी तरह उप सहसंयोजन 3 के लिए त्रिभुजीय संरचना होगी, यानी एक जो धनायन है वो केंद्र में होगा और ऋणायन जो होंगे वो तीनों 120 डिग्री के कोण पर होंगे। यदि 4 उपसंयोजन संख्या होगी तो यह चतुष्फलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करेगा। यदि 6 उपसंयोजन संख्या होगी तो वह अष्टफलकीय ज्यामिति को प्रदर्शित करेगा। और यदि 8 उपसंयोजन संख्या होगी, यानी एक धनायन के चारों ओर 8 ऋणात्मक आवेशित आयन हो, तो वह घन रूप में एक दूसरे के सापेक्ष होंगे। यानी उन 8 ऋणायनों का एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति धनायन के प्रति धनायन केंद्र में होगा और ऋणात्मक आवेशित आयन एक घनीय संरचना के रूप में होंगे, क्यूबिक संरचना के रूप में विन्यासित होंगे। तो ये अभिविन्यास को प्रदर्शित करते हैं जो कि न्यूनतम प्रतिकर्षण बल के सिद्धांत पर आधारित है। इसको हम एक चित्र के आधार पर भी समझ सकते हैं। जैसे ए जो चित्र है इसमें ए बी जो है माइनस वो ऋणात्मक आवेशित आयन है, ए जो है वह धनात्मक आवेशित आयन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चारों आयन जो है ऋणात्मक आवेशित आयन वो ए से जुड़े हुए हैं, लेकिन बी और ऋणात्मक आवेशित आयनों के मध्य जो है त्रिज्या है वह वो उनकी त्रिज्या आपस में जुड़ी हुई नहीं है। तो हम एक दूसरे को जब स्पर्श नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पर r प्लस और r माइनस का अनुपात यानी रेडियस रेशियो जो है वो आइडियल जो सामान्य स्थिति है जिसमें कि धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयन जो है उनकी त्रिज्याएं आपस में एक दूसरे से मिल रही हों सभी आयनों की, तो वह जो है एक आदर्श स्थिति होती है। यानी वहाँ पर रेडियस रेशियो जो है वो एक आइडियल रेडियस रेशियो होता है। लेकिन जो एक चित्र है यह प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर धनात्मक आवेशित आयन का आकार बड़ा है और ऋणात्मक आवेशित आयन का आकार छोटा है, जिसके कारण से ये रेडियस रेशियो का मान है वह आदर्श स्थिति से अधिक होगा। इसी तरीके से भी संरचना बी को देखें तो यहाँ पर बी संरचना में ये एक आदर्श स्थिति है जिसमें कि धनात्मक आवेशित आयनों और ऋणात्मक आवेशित आयनों की त्रिज्याएं आपस में एक दूसरे से सटी हुई है, मिल रही है, स्पर्श करती हुई है। तो यहाँ पर रेडियस रेशियो जो होगा r प्लस और r माइनस ये ऐसी स्थिति में होगा जब ये एक आदर्श स्थिति होगी। और चित्र सी में यह प्रदर्शित किया गया है जो ये प्रदर्शित करता है कि जिसमें कि r प्लस और r माइनस बटे r माइनस रेडियस रेशियो का मान जो है वह कम है और सामान्य जो आदर्श स्थिति है उससे की तुलना में। तो यह भी जो है अस्थायी होगा, उतना आकर्षण बल इसमें प्रतिकर्षण बल इसमें ज्यादा
लगेगा। तो यहाँ पर जो आइडियल स्थिति है, तो सामान्य जो स्थिति अपने सामान्यतः हम देखते हैं कि जो रेडियस रेशियो है वह 1 से कम होता है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक स्थायी संरचना होगी वह उसके आधार पर ही यहाँ पर इन संरचनाओं को बढ़ा जाए, यानी जैसे जैसे ऋणायन की त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे रेडियस रेशियो का मान जो है वह कम होता जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक समन्वय संख्या के लिए स्थायी संरचना के बारे में इसी आधार पर व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या अनुपात है उसके आधार पर वह संरचना कैसी होगी उसका हम एक अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो प्रत्येक समन्वय संख्या के लिए जो त्रिज्या अनुपात है वह एक ऐसी निम्नतम सीमा है, न्यूनतम सीमा है या निम्नतम सीमा है जिसके नीचे उसमें उसका समन्वय संख्या वाली संरचना अधिक स्थायी हो जाती है। जैसे सामान्य ज्यामिति गणित के सिद्धांत के आधार पर या गणितीय सूत्रों के आधार पर इन संरचनाओं के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपातों पर गणना की जा सकती है, यानी एक निश्चित रेंज में या उस रेंज से अधिक या कम होने पर उसकी ज्यामिति जो होगी वह परिवर्तित हो जाएगी। तो यह निर्भर करेगा ज्यामिति जो है वो रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या पर यह आधारित होती है। जैसे यदि त्रिज्या अनुपात यानी ऋणात्मक आवेशित आयन और धनात्मक आवेशित आयन का अनुपात जो है वह 0.732 या उससे अधिक है और समन्वय संख्या 8 होगी और संरचना घनीय होगी। तो क्यूबिक प्रकार की संरचना में जिसमें 8 समन्वय संख्या होगी और जब त्रिज्या अनुपात 0.732 से अधिक होगा तो वह 8 समन्वय संख्या होने पर घनीय संरचना में ही सामान्यतः रहेगा, वह संरचना ही इसकी अधिक स्थायी होगी। इसका उदाहरण है सीजियम क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड और सीजियम ब्रोमाइड और कैल्शियम फ्लोराइड। यदि समन्वय संख्या 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में हो, यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 से लेकर 0.732 के मध्य हो तो यह समन्वय संख्या 6 होगी और अष्टफलकीय ज्यामिति को यह प्रदर्शित करेंगे। तो अभिविन्यास जो होगा वह अष्टफलकीय होगा, यानी धनात्मक आवेशित आयन के चारों ओर ऋणात्मक आवेशित आयन अष्टफलकीय रूप में विन्यासित होंगे। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से यदि त्रिज्या अनुपात 0.225 से लेके 0.414 के मध्य हो और समन्वय संख्या 4 होगी उन परिस्थितियों में, और चतुष्फलकीय संरचना को यह प्रदर्शित करेंगे। और उसका उदाहरण है जिंक सल्फाइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। यदि समन्वय संख्या 0.155 से लेकर 0.225 तक हो तो उपसर्ग समन्वय संख्या 3 हो, रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर 0.225 के मध्य हो तो त्रिभुजीय संरचना होगी, समन्वय संख्या 3 और B2O3 मेटाबोरेट इसके उदाहरण हैं। यदि 0.155 या इससे नीचे त्रिज्या अनुपात हो तो समन्वय संख्या 2 होगी और एक रेखीय संरचना के रूप में होगा। तो हम उनका अध्ययन करेंगे। यदि समन्वय संख्या 0.155 है या इससे कम है तो यह त्रिज्या अनुपात ऐसी स्थिति में धनायन जो और ऋणायन हो एक दूसरे के सापेक्ष रेखीय अवस्था में होंगे। तो केंद्र में यदि धनायन है तो दोनों साइड में ऋणात्मक आवेशित आयन रेखीय संरचना में होंगे, जैसे HF2-।
तो यह एक रेखीय संरचना होगी, हालांकि यह क्रिस्टलीय रूप में नहीं होगा। तो HF2 माइनस का जो अणु है वह रेखीय होगा, क्योंकि जो फ्लोराइड माइनस है वो अधिक विद्युत ऋणाय या अधिक ऋणावेशित होने के कारण सबसे न्यूनतम प्रतिकर्षण बल होगा जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, यानी 180 डिग्री के कोण पर होगा, तभी यह संरचना स्थायी होगी और न्यूनतम प्रतिकर्षण बल यहाँ पर लगेगा। अब हम अध्ययन करेंगे जब त्रिज्या अनुपात 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में हो तो संरचना त्रिभुजीय होगी। तो यानी जो धनात्मक आवेश आयन केंद्र में होगा और त्रिभुज के कोणों के उस पर, जैसा चित्र में प्रदर्शित किया गया है, वह ऋणायन त्रिभुज के, यानी एक धनात्मक आवेशित आयन 3 ऋणात्मक आवेशित आयनों से घिरा होगा त्रिभुजीय रूप में। तो यहाँ पर बहुलकीय जो मेटाबोरेट्स होते हैं, पॉलीमरिक मेटाबोरेट्स होते हैं, वो क्रिस्टलों के आकार के होते हैं, क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, वो त्रिभुजीय रूप में होंगे। यदि हम इसका त्रिज्या अनुपात निकालें तो यहाँ पर इस त्रिज्या अनुपात में हम देखते हैं, यदि इस चित्र के आधार पर उसको देखें तो 3 जो ABC जो है वह 3 ऋणायन है और केंद्र में जो है वह धनायन है। तो इनके केंद्र यानी धनायनों के केंद्र, इनको एक गोलाकार माना जाता है धनायनों और ऋणायनों को। तो एक जब पूर्ण गोल होंगे तो ये इनके केंद्र जो होंगे, केंद्र ये ऋणायन का केंद्र A है, B ऋणायन का केंद्र जो है वह केंद्र में बिल्कुल B है, और C का ऋणायन का केंद्र में से लेके यदि इनके बीच में रेखा खींची जाए तो एक दूसरे से ये त्रिभुजीय आकार के होंगे, त्रिभुजीय रूप में होंगे, और केंद्र में जो है O पॉइंट जो है वह धनात्मक आवेशित आयन का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर इसको हम इसको त्रिभुजीय रूप में देखें तो यह एक जो है ABC और केंद्र में यहाँ पर एक धनात्मक आवेशित आयन का केंद्र है वह O बिंदु है, और इसके जो लंबवत है वह P बिंदु है। तो यहाँ पर माना तो धनायनों के त्रिभुजीय रूप में यदि एक धनायन के केंद्र को O से रेखा BC पर एक लंब OP डालें तो एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर यदि त्रिभुज OPB जो है उसको देखें तो OB जो होगा वह R प्लस और प्लस R माइनस, यानी धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयन दोनों की त्रिज्या का योग जो होगा वह OB के बराबर होगा। तो कोण OBP जो होगा वह 1/2 कोण ABP के बराबर होगा, यानी कोण ABP का आधा जो है वह कोण OBP के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि त्रिभुज जो है ABC जो है वह एक समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजाएं उसकी जो है वह समान है, तो ऐसी स्थिति में जो एंगल ABP है वह 60 डिग्री का होगा। और समीकरण 3 से यदि देखें एंगल कोण OBP है वह 1/2 इंटू 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का होगा, यानी कोण OBP जो है वह 30 डिग्री का होगा। यदि त्रिभुज OPB को देखें तो OPB में जो P है वह 90 डिग्री का है, OPB कोण। तो यहाँ पे जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, तो OP अपॉन OB जो है वह साइन थीटा के बराबर होगा। साइन जो है वह साइन 30 के इक्विवेलेंट होगा। तो यानी जब एक कोण 90 डिग्री का, जैसे हम मानते हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यदि एक कोण 90 डिग्री का है
तो तीनों कोण मिलाकर उसके 180 डिग्री के होंगे। तो एक जब 90 का है तो दो कोण जो होंगे वह उनमें sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यह OP अपॉन OB हो जाएगा। तो यहाँ पर OB जो होगा वह R प्लस प्लस R माइनस यानी धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयन की त्रिज्याओं का योग है। तो OP बराबर यदि OB के मान रख दें तो OP अपॉन जो है वो R प्लस प्लस R माइनस के बराबर होगा इज इक्वल टू साइन 30 साइन। तो यहाँ पे OP जो है यदि हम यहाँ पर इसका रखें तो 1/2 इंटू R प्लस R माइनस, ये इसके यानी R प्लस R माइनस को हम जो है राइट हैंड साइड पर लेके गए हैं और साइन 30 का मान जो है वह 1/2 होता है। तो 1/2 से इसको भाग देंगे। तो अब हम बात करें दूसरे त्रिभुज BOP की। तो इस BOP त्रिभुज में तो हमने जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है थ्योरम, उसके हिसाब से OB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OP स्क्वायर जो है वह OP जो है वह परपेंडिकुलर है और BP जो है वो बेस है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस थ्योरी से OB का मान जो होगा जैसा हमको पूर्व में पता है R प्लस प्लस R माइनस होता है धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयन की त्रिज्याओं का योग होता है। तो यहाँ पे OB के मान को यदि हम रख सकते हैं और तो BP जो होगा वह R माइनस होगा। तो और R OP के में OP इज इक्वल टू जो है फिर जैसा हमको पूर्व में पता है, पहले हमने निकाला है अभी 1/2 ब्रैकेट में R प्लस प्लस R माइनस। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय है उनमें इनके मान रख दें, जो कि हमने पाइथागोरस में BP का मान, OP के मान और OB के मान रखे हैं। तो OP जो है तो OP इसमें हमें पता नहीं है, OP हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो यह OP इज इक्वल टू 1/2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस हो जाएगा, यानी धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयनों का योग हो जाएगा। तो अब हम इन तीनों के जब मान रखेंगे इस पाइथागोरस प्रमेय में, OB के मान की जगह R प्लस प्लस R माइनस रखेंगे और BP के मान की जगह R माइनस और OP के मान की जगह हम यहाँ पर R प्लस प्लस R माइनस 1/2 इंटू R प्लस R इंटू R 1/2 ब्रैकेट में R प्लस प्लस R माइनस जो है का स्क्वायर, ये मान इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 1/2 OP इज इक्वल टू क्या था 1/2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस था। तो इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और R प्लस और R माइनस स्क्वायर जो है वह लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो R प्लस R माइनस 1 में से 1 - 4 घटेगा तो ये 3/4 हो जाएगा और ये 3/4 इंटू R प्लस प्लस R माइनस का स्क्वायर हो जाएगा और ये R माइनस इज इक्वल टू R माइनस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है R प्लस, और जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कारण 4 ऊपर जाएगा और 3
जो है राइट हैंड साइड में नीचे आ जाएगा। जब इसी स्क्वायर को हटाएंगे, दोनों साइड का रूट लेंगे, तो यह है r प्लस r माइनस इज इक्वल टू 2√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और r माइनस हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह r प्लस जो है और r माइनस को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 2/√3 r माइनस r माइनस जब करेंगे तो और 1 माइनस 2√3 को में से जब इसको घटाएंगे -1 को, तो यह 0.155 r माइनस हो जाएगा। तो r प्लस जो है वह 0.155 r माइनस के बराबर होगा। तो जब r माइनस को r प्लस के नीचे लेके आएंगे तो यह r प्लस अपॉन r माइनस जो है वह 0.155 के बराबर हो जाएगा।